हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस और थोड़ा बहुत बताया था मैंने आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, उनका ऑर्डर एंड डिग्री कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा यहाँ पर, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। थोड़ा सा यहाँ पर हम और रिवीजन दे रहे हैं आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है। एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ए डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपको याद होगा कि जब हम फंक्शन लिखते हैं कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x, ये हम आपके सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट है x और y आपका यहाँ पर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो x टुगेदर विद इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ सबसे जो इंपॉर्टेंट है विद इट्स डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो सबसे जरूरी है वो क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव जरूर होना चाहिए। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 0 लिख दीजिए आप यहाँ पर, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। लेकिन अगर ये लिखा होता है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर एक डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें क्या डेरिवेटिव भी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आ गया आपका। हो सकता है किसी में डिपेंडेंट भी आ जाए, d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x, ऐसी कोई इक्वेशन मिल जाए आपको, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पे डिपेंडेंट आ गए। तो डेरिवेटिव होना बहुत कंपलसरी है, ज़रूरी है, और इस टाइप की इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक इंडिपेंडेंट हो, जैसे कि यहाँ पर आपके पास केवल x है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं। एग्जाम्पल दिया है, द इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, x dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई dy बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्योंकि इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट है, दैट इज dy बाई डी एक्स लिखा गया है। अब देखिए, ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल शब्द आया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अब यहाँ z जो होगा वो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल होगा, चाहे आप यहाँ पर x और y ले लीजिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखें, अगर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव लें तो डेल z बाई डेल एक्स एंड डेल z अपॉन डेल y लिया जा सकता है। ये d2z अपॉन dx2 भी ले सकते हैं, d2z अपॉन dy2 भी ले सकते हैं। तो जैसे भी प्रॉब्लम्स होंगी उस हिसाब से राइटिंग किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर, ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल z अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। डेल 2z अपॉन डेल x2 प्लस डेल 2z अपॉन डेल y2 इज इक्वल टू 0 आर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आई थिंक आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे पहचाना जाएगा। अभी जो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर, इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के ही सोल्यूशंस के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। तो देखिए, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। यानी उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, इन्वॉल्व होगा, वही आपके ऑर्डर कहलाएगा। ऑर्डर विच अकर्स इन द इक्वेशन। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग द इक्वेशन। यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, उसकी जो पावर होती है या उसकी डिग्री जो है, उसी डिग्री को डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहा जाता है व्हेन द इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल पावर्स। यानी कि इक्वेशन में पावर नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर आप एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई, यहाँ जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या है, dy अपॉन डी एक्स। तो ये कितने ऑर्डर की इक्वेशन हुई, फर्स्ट ऑर्डर की। अब इसी में डिग्री की बात कर लेते हैं। अब देखिए, इसकी होल पावर कितनी है, 1 ही तो है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। द इक्वेशन 1 इज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। देखिए पहला हो गया। दूसरा देखिए, इसमें d2y अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी लिखा हुआ है। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है इसमें, d2y अपॉन डी एक्स टू। तो ये कितने ऑर्डर की हो गई, सेकंड ऑर्डर की हो गई या ऑर्डर 2 की हो गई। अब डिग्री की बात करें तो केवल इस पे ही जो पावर होगा, अगर पावर 2 होता, एक मिनट के लिए एज्यूम कर लीजिए,
तो सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री हो जाती। लेकिन यहाँ पर आपके पास पावर 2 है नहीं, पावर कितनी है, पावर नहीं लिखी, इसका मतलब ये 1 हो गया। तो ये सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन हो गई। इक्वेशन 2 इज ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब तीसरा जो एग्जाम्पल दिया है इसमें देखिए फ्रैक्शन आया 1/3 आ रहा है, ठीक। ये लिखा क्या था, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल पावर्स। फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए, रेडिकल्स नहीं होनी चाहिए। तो वैसे आप देखिए यहाँ पर d2y/dx2 1 + dy/dx की पावर 5। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं जब, तो सेकंड ऑर्डर तो कह देंगे, लेकिन डिग्री के मामले में कहेंगे कि डिग्री 5 हो रही है क्योंकि पावर 5 है। लेकिन नहीं, ये गलत है। सही क्या है, पहले इसको 1/3 को आप पावर दोनों तरफ ऐसे करिए, ये 3 हो जाएगा और ये पावर 1 हो जाएगी, यानी कि पावर वहां नहीं लिखी जाएगी। अब फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन हो गया। जब फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन हो गया, अब देखिए कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है और उसकी डिग्री क्या है। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, d2y/dx2, और इसकी जो डिग्री है यानी इसकी जो पावर है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो ये सेकंड ऑर्डर और थर्ड डिग्री की हो गई, राइट। तो इक्वेशन 2 इज ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड डिग्री। इस तरीके से आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसीडर करके, देख करके और उसके पावर्स को रिमूव करके स्टैंडर्ड फॉर्म में राइटिंग करके ऑर्डर और डिग्री को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए एक रिमार्क है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जो आपकी लिखी हुई है लीनियर है इसमें देखिए, और नॉन लीनियर क्या होती है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल से y एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव्स अकर इन द फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए। जैसे dy/dx है, d2y/dx2, डिग्री जिसकी देखिए आप 1 है, इसकी भी 1 है। ये दोनों इक्वेशन आपकी लीनियर है क्योंकि डिग्री इनकी क्या है, 1 है। लेकिन ये नॉन लीनियर हो जा रही है आपकी, क्योंकि इसमें जो डिग्री आ रही है वो 3 आ रही है, ठीक। एंड नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव अकर्स, अदरवाइज इट इज नॉन लीनियर। जैसे ये इक्वेशन है, ये भी आपकी नॉन लीनियर हो जाएगी, y dy/dx प्लस x इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है। आगे चल करके इनका और भी क्लासिफिकेशन किया जाएगा। तो देखिए आप, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, समझ में आ गया, ऑर्डर एंड डिग्री क्या है। अब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि जो हमारा मेन पर्पस है वो सॉल्व ही करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो होता क्या है कि जब भी कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम लिख लें कि dy/dx प्लस x इज इक्वल टू, हमने ये y लिखा हुआ है। तो इसमें एक तो डेरिवेटिव है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल y है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब हम इंटीग्रेट करें यानी इसको सॉल्व करें, क्योंकि डेरिवेटिव है तो सॉल्व करना होगा यानी कि इंटीग्रेट करना होगा। सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पर dy/dx प्लस x इज इक्वल टू y है। तो जब इसे आप इंटीग्रेट करेंगे या सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर एक रिलेशन ऑब्टेन होगा किसके बीच में, y इज द फंक्शन ऑफ x। एक्चुअली में ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी भी इसी से होगी। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पहला वीडियो है, पहला चैप्टर है, वो आप देखिए कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म किया जाता है। तो ये जो फंक्शन रहा होगा उसी से डिफरेंशियल इक्वेशन बनी होगी। इसको प्रिमिटिव कहा जाता है, देखिए यहाँ पर लिखा है प्रिमिटिव, ये प्रिमिटिव है, इसी से डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। अब जब वापस इसको सॉल्व करेंगे तो आप उस फंक्शन में आ जाएंगे जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनी रही होगी। तो सॉल्विंग का मतलब क्या है, ए सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट y है और इंडिपेंडेंट x है। अगर x हमारा एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तब ऐसी राइटिंग करेंगे, फ्रॉम विच द सेट dE इज ऑब्टेन, जहां से ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन की गई होगी। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द अननोन रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड independent variable is called the solving or integrating the differential equation. The solution of a differential equation is also called its primitive. इसको हम लोग primitive ही कहते हैं, जो ये हमारा solution obtain होकर के आता है, ठीक। अब solution भी इसमें दो तरह के हैं, एक general solution होता है और एक हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन है। जनरल सोल्यूशन क्या होता है कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी यूज किए जाते हैं, और पर्टिकुलर क्या होता है कि जब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अगर इसका इंटरप्रिटेशन करें तो ये कर्व को रिप्रेजेंट करेगी। ये जो y इज द फंक्शन ऑफ fx है, ये कर्व की इक्वेशन आती है 2D यानी कि प्लेन पर, और कर्व पॉइंट से होकर के पास करता है। तो जब कर्व हमारा किसी पॉइंट से होकर के पास करेगा, मान लीजिए कि 1, 2 से हमारा कर्व पास कर रहा है और कर्व की इक्वेशन है y इज द फंक्शन ऑफ
x। उस स्थिति में अगर हम x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं किसमें, जनरल सोल्यूशन में, तो जो कांस्टेंट अप्लाई करेंगे हम उसकी वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, और उस न्यूमेरिकल वैल्यू को ऑब्टेन करने के बाद वापस इक्वेशन में रख देंगे, तो जो सोल्यूशन मिलेगा उसे हम पर्टिकुलर सोल्यूशन कहेंगे। ठीक, तो देखिए, ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, क्या उसमें होता है, कांस्टेंट्स आते हैं। और कितने कांस्टेंट आते हैं, जितने ऑर्डर की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर की है तो उसमें एक कांस्टेंट आएगा, मान लीजिए सेकंड ऑर्डर की है तो उसमें 2 कांस्टेंट आ जाएंगे, एंड इज इक्वल इन नंबर टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स जनरल सोल्यूशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरल सोल्यूशन, जिसमें कांस्टेंट यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन होते हैं। अब पर्टिकुलर क्या है, ए सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज, ये जैसे 1 x की वैल्यू को 1 रखना, y की वैल्यू को 2 रखना, ये पर्टिकुलर वैल्यूज हैं। बट गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सोल्यूशन, पहले क्या निकालना होगा, पहले आपको जनरल सोल्यूशन ही निकालना पड़ेगा, और जब जनरल सोल्यूशन आ जाएगा तब उसमें पर्टिकुलरली x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्डर की है तो एक कंडीशन से काम चल जाएगा, अगर सेकंड ऑर्डर की है तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे तो फिर आपको 2 कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता रहेगा। ठीक है, कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आई थिंक इतना ही समझ में आ गया होगा कि जनरल सोल्यूशन किसे कहते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सोल्यूशन किसे कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। जो आज ये मेन चैप्टर आपका है कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले पहचान कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की किस तरह से दिखाई देगी, कैसे हम पहचानेंगे इसको। तो लिखा है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री कैन ऑलवेज बी रिटन इन द फॉर्म m plus n dy by dx और m dx plus n dy is equal to 0। ये बहुत आसान है याद करने में, m dx plus n dy। अब आप पूछेंगे ये m और n क्या है, m और n नंबर भी हो सकते हैं, x और y के फंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक, लेकिन एक बात यहाँ पर है कि ये dy by dx ही रहेगा। ठीक, d2y by dx2 अभी नहीं आएगा, नहीं तो ऑर्डर क्या बढ़ जाएगा, फिर ऑर्डर बढ़ करके 2 हो जाएगा, या स्क्वायर लग जाएगा तो डिग्री भी 2 हो जाएगी आपकी। और पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी dy by dx का होना और उसके ऊपर कोई भी पावर का ना होना, ये ध्यान रखिएगा। तो m dx plus n dy where m and n are some functions of x and y और कांस्टेंट, वही जो हम नंबर की बात कर रहे थे, कांस्टेंट भी हो सकता है या फंक्शन ऑफ x y भी हो सकता है। अब देखिए, क्या हम सभी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को, ऐसा नहीं है। देखिए, किन इक्वेशंस को कर सकते हैं या किस फॉर्म में चेंज करके कर सकते हैं, ये हमें ऑब्जर्व करना होगा। हियर द डिफरेंशियल इक्वेशन बीइंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इट्स जनरल सोल्यूशन विल कंटेन ओनली 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें केवल एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिग्री भी यहाँ पर फर्स्ट है। ऑल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कैन नॉट बी सॉल्व, यानी हमेशा इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। लिखा है द फर्स्ट ऑर्डर कैन नॉट बी ऑलवेज सॉल्व, यानी सारी इक्वेशंस को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, हाउएवर दे कैन बी सॉल्व बाय सुटेबल मेथड्स इफ दे बिलोंग टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, और उसके बाद उस स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड मेथड को अप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए, वेरिएबल सेपरेबल एक मेथड है, होमोजीनियस इक्वेशंस का है, पहचान जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इनके बारे में बताएंगे, वैसे वैसे आप जानने लगेंगे कि होमोजीनियस क्या है। या इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म dy by dx इक्वल टू ax plus by plus c अपॉन a1x plus b1y plus c1। लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड चेंज ऑफ वेरिएबल्स। इतने टाइप के केसेस कह सकते हैं, या हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को इन केसेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी के लेक्चर में रहेगा हमारा वेरिएबल एंड सेपरेबल। इस मेथड को हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ेंगे या पहचानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कब कही जाती है। तो देखिए, वेरिएबल्स सेपरेबल या वेरिएबल सेपरेबल कह दीजिए। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ही है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ क्या है, y और x। सेपरेबल मतलब उनको अलग किया जा सके, वेरिएबल सेपरेबल। तो देखिए, इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इज ऑफ द फॉर्म f1x dx f2y dy। एक बात ध्यान दीजिएगा, f1x मतलब केवल फंक्शन x का dx के साथ, इक्वल टू
फंक्शन केवल किसका, y का y के साथ, यानी x वाला फंक्शन dx के साथ एसोसिएट हो जाए और y वाला फंक्शन जो है वो dy के साथ एसोसिएट हो जाए, ऐसा मैनेज करेंगे। अगर नहीं होता तो फिर इस कैटेगरी में नहीं बिलोंग करेगा, इस केस में नहीं बिलोंग करेगा। फर्स्टली वी विल ट्राई कि हमारा x का फंक्शन dx के साथ और y का फंक्शन dy के साथ एसोसिएट हो जाए तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। अगर आप कहें कि नहीं पॉसिबल हो रहा है तो इसका मतलब है वो वेरिएबल सेपरेबल की प्रॉब्लम नहीं है, फिर हमें कोई दूसरा मेथड देखना होगा। ठीक, तो वेयर f1x इज ए फंक्शन ऑफ, देखिए लिखा x ओनली, इस पे ध्यान देंगे, x ओनली, dx के साथ x ओनली, एंड f2y इज ए फंक्शन of y only, then we say that the variables are separable in the differential equation. Variables are separable. Variables जो हमारे हैं वो separate किया सकते हैं, अलग अलग किया सकते हैं। To solve such differential equations, integrate the two sides and add an arbitrary constant of the integration to any one of the two sides. यानी अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे और किसी एक तरफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c पुट कर देंगे। जनरली हम c पुट करते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स में हम चाहें तो साइन c पुट कर सकते हैं, लॉग c पुट कर सकते हैं, tan इनवर्स c भी पुट कर सकते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी कभी डिफरेंशियल इक्वेशंस का आंसर मैच भी नहीं करता है, वो इसी वजह से क्योंकि स्टूडेंट्स के जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो thus integrating both sides we get the solution where c is arbitrary constant. The arbitrary constant can be chosen in any form suitable for the answer, किसी फॉर्म में ले सकते हैं। We can replace it by log c, tan inverse c, sin c, e की पावर c etc. इस तरह से राइटिंग की जा सकती है। अब जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस होगी तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उस कॉन्फिडेंस से आप सुटेबल c का चूज कर सकते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल है, सॉल्व 1 + x² dy इक्वल टू 1 + y dx। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल की प्रॉब्लम है? देखते हैं इसको। x 1 + x² है और dx है, क्या ये एक साथ लिए सकते हैं? हाँ, अगर इसको हम इसके डिनोमिनेटर में कर दें, इसको इसके डिनोमिनेटर में कर दें तो वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। dx के साथ x का फंक्शन, dy के साथ y का फंक्शन आएगा। The given equation can be written dy upon 1 + y² dx upon 1 + x² in which the variables have सेपरेटेड, वेरिएबल हमारे सेपरेबल हो गए। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, tan इनवर्स, इसका इंटीग्रेशन आपने पढ़ा हुआ है, 1/1 + x² dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/1 + x, tan इनवर्स x होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स y और ये हो जाएगा tan इनवर्स x। अब यहाँ पर tan इनवर्स c लेना ठीक है, क्यों, कैसे? जब हम इसको इस साइड ले आते हैं, मान लीजिए tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, तो ये tan इनवर्स c हो गया। अब यहाँ tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 + y और tan इनवर्स में दोनों तरफ tan ले लीजिए, तो ये हो जाएगा y माइनस x अपॉन 1 + y। देखिए ये चीज़ लिखी हुई है, y माइनस x अपॉन 1 + yx इज इक्वल टू c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, या इसको हम क्या कहेंगे? जनरल सोल्यूशन कहेंगे, क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c है। अगर हम c हटा लेते हैं बाउंड्री कंडीशन से, उसे बाउंड्री कंडीशन भी कहते हैं या गिवन कंडीशन भी कहते हैं, तो फिर वो पर्टिकुलर में चेंज हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। आपको कर्व की इक्वेशन निकालनी है, दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड हैज एट एनी पॉइंट dy/dx इज इक्वल टू दिस। अगर आपको याद हो, आपने कैलकुलस को ज्योमेट्री में अप्लाई किया हो, तो dy/dx क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस प्रॉब्लम में ये जो आपको dy/dx दिया है वो इस टेंजेंट का एट एनी पॉइंट स्लोप है, dy/dx इज इक्वल टू -2xy अपॉन x² + 1, और ये कर्व हमारा पास कर रहा है किसी पॉइंट P से, एंड दिस इज 1, 2। हमें इस कर्व की इक्वेशन निकालनी है, ठीक, यानी y इज द फंक्शन ऑफ x। अब चूंकि यहाँ पर आपके पास 1, 2 से पास करता हुआ कर्व है तो c नहीं आएगा, c की वैल्यू आ जाएगी, एक पर्टिकुलर कर्व की इक्वेशन आएगी, और जब c होता है तो हम उसे फैमिली ऑफ कर्व्स कहते हैं। उसके बारे में हम लोग किसी दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर dy/dx है, तो dy/dx इज इक्वल टू -2xy अपॉन 1 + x²। क्या वेरिएबल सेपरेबल है? हाँ ठीक है, y को हम डिनोमिनेटर में कर देते हैं, dx को इधर ले जाते हैं, देखिए ऐसे आ गया। द वेरिएबल्स भी सेपरेटेड हो गया। ऑन इंटीग्रेटिंग log y, ये log y हो जाएगा, माइनस log x², ये यहाँ पर 1 + x² को आप t ले लीजिएगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा। 1 + x² को t लेंगे तो -2x मैनेज हो जाएगा, वहाँ पर आपका 2x dx हो जाएगा, ठीक है।
तो माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग सी लिया, यहाँ पर सी भी ले सकते थे, लेकिन अब यहाँ भी लॉग है, यहाँ भी लॉग है, तो एंटी लॉग से मैनेज हो जाएगा। अब इन दोनों का मिला करके ये माइनस में होने की वजह से लिख सकते हैं लॉग सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, लॉग सी अपॉन एक्स। अब एंटी लॉग ले लीजिए, तो y इज इक्वल टू एक्स, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले एंटी लॉग लेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो y ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी आ गया। अब देखिए सी आ गया यहाँ पर, ये कैसा सोल्यूशन हुआ, ये जनरल सोल्यूशन हुआ। अब हम क्या करेंगे, 1,2 जो पर्टिकुलर वैल्यू दी है या कर्व जहां से पास कर रहा है उसकी वैल्यू यहां पर लिखेंगे। द गिवन कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2, देयरफॉर पुटिंग x1 y2 इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट कर दीजिए, वी गेट c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। देख लीजिए करके कैसे, y2 हुआ, x की वैल्यू 1 रखी, तो 1 + 1 फिर 2 हो गया इज इक्वल टू सी, ये वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, तो c की वैल्यू 4 आ गई। पुटिंग c4 इन इक्वेशन नंबर 1, वापस इसी पुट कर दीजिए, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व इज ऑब्टेन्ड y ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन ऑफ कर्व, या आप पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो आई थिंक आपको जनरल सोल्यूशन निकालना भी समझ में आ गया होगा, और पर्टिकुलर कैसे निकाला जाता है वैसे भी वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, हमारे ये नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल है। इस स्टडी मटेरियल को आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, कुमार मैथ्स क्लासेस के नाम से ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ पर देखिए। और ये सारा स्टडी मटेरियल हमारा प्रिपेयर किया हुआ है, इसमें इजी टू हार्ड क्वेश्चंस भी हमने दिए हैं, जिससे पहले क्वेश्चंस 5 या 6 क्वेश्चन बहुत आसान से हैं, फिर 2-3 थोड़ा सा हार्ड होंगे, फिर लास्ट वाले और हार्ड होते चले जाएंगे, तो इससे आप आसानी से लगा पाएंगे। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, देखिए यहाँ पर भी वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा, dy है तो 1 - y के साथ dy को एसोसिएट करिए, और 1 - x को आप dx के साथ एसोसिएट करिए। ठीक, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो कॉन्टिन्यूसली आप इनको लगा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 तक, 1 से लेकर के 8 तक में आपको सब में जनरल सोल्यूशन ही निकालना है, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने आपको समझाया है। ठीक, अब 2 क्वेश्चंस जो इसमें 9 और 10 हमने दिए हुए हैं, उसमें देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको वैल्यूज दे दी हैं। x की वैल्यू 1 है, तब y की वैल्यू, जब x 1 है तब y 2 है, जब x 0 है तो y π/4 है, यानी कर्व जो हमारा है वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो आई थिंक ये एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट वीडियो में या उसके बाद के वीडियोज़ में इनके सॉल्यूशंस भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स की और ये पूरे कंसेप्ट के वीडियो को 2 से 3 बार आप देखिए और राइटिंग करिए, सब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।